साथियों नमस्कार। मैं उल्लास सिटीज़न फोरम के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम इस शहर की एक ज्वलंत समस्या के ऊपर बात करेंगे। वो समस्या है पानी की समस्या है। आपने देखा होगा कि हाल ही में शहर में पानी की बहुत हालत ख़राब हो रही है। इसके पहले भी कई बरस पहले भी आपने देखा होगा कई जगहों पे किल्लत है। आज भी पानी की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कहाँ पे पानी ज़्यादा आता है, कहाँ पे कम आता है, कहाँ पे बहुत समय आता है, कहाँ पे कुछ कम समय आता है। कई तरह की समस्याएं पानी के साथ जुड़ी हुई है और इतने बरसों के बाद भी वो सॉल्व नहीं हो रही है। आखिर इसकी वजह क्या है, यह पूछने के लिए हमारे जो बहुत पुराने हमारे सदस्य हैं उल्लास सिटीज़न फोरम के श्री गोवर्धन गोलानी जी, जो हाल ही में पानी के डिपार्टमेंट में से ही एज ए जेई करके सेवानिवृत्त हुए हैं। इन्होंने 35 बरस पानी के डिपार्टमेंट में काम किया है और 12 से 13 बरस इन्होंने उल्लासनगर महानगर पालिका में भी काम किया है। तो इनसे बढ़कर, इनसे ज़्यादा पानी की जो हालत है, जो समस्या है, इससे बड़ी जानकारी और हमें किसी से नहीं मिल सकती थी। आज हमने हमारे सदस्य से ही पूछ रहे हैं कि आखिर उल्लासनगर में पानी की ये जो समस्या है उसकी वजह क्या है। इतने पैसे चले गए हैं, उसके बाद भी पानी की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसकी वजह आप क्या मानते हैं? श्री गोवर्धन गोलानी जी। नमस्कार जी। आपने जैसे बताया तो ये समस्या तो पहले भी थी, 2008 से पहले भी थी। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कहीं पे कम मिल रहा है, कहीं पे ज़्यादा मिल रहा है। लीकेजेस की समस्या जो आज है वो तभी भी थी। 40% की लीकेजेस थी, अभी तो शायद 50% हो गई है। तो उस समस्या का हल निकालने के लिए JNNRUM की एक स्कीम लाई गई थी, जिसकी कास्टिंग वो टाइम पे हो रही थी 126 करोड़ की, जिसका मेन पर्पस था कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। जैसे पानी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, उसके लिए उस प्लान के हिसाब से 14 जोन्स बनाए गए थे उल्लासनगर में। और यहाँ ये उल्लासनगर जो है वर्ल्ड वार 2 में ये कैंप बनी थी, तभी से यहाँ पे वाटर की पाइपलाइंस हैं, फिर उसमें और आती गई। लेकिन पाइप्स की लाइफ होती है मैक्सिमम 20 साल 30 साल, तो वो तो सब ऑब्सोलेट हो गई। तो ये डिसाइड किया गया कि जो लीकेजेस का मेन कारण है वो जूनी लाइंस जो सड़ गई हैं, ज़मीन के अंदर हैं, उसमें से हो रही है, जिसकी वजह से ये 40-50% लीकेजेस हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो ये सभी लाइंस को डिस्कनेक्ट कर देंगे, ये ऑब्सोलेट पाइपलाइंस हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए, और तीसरी बात कि जैसे अकाउंटेबिलिटी हो कि सप्लाई कितनी आ रही है और हम कितना दे रहे हैं, बाकी वेस्टेज कहाँ पे हो रहा है, जैसे वाटर ऑडिट हो सके और उसकी रेमेडीज हम निकाल सके, उसके लिए एक ही वर्ल्ड में सक्सेसफुल सिस्टम है मीटरिंग सिस्टम, जो उस स्कीम के तहत सोचा गया था कि 100% मीटरिंग होगी। 14 जोन्स होंगे, हर एक जोन में अपनी टाकी होगी, वहाँ से पानी आएगा तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, लीकेजेस पे कंट्रोल होगा। जब जूनी लाइनें सब डिस्कनेक्ट करेंगे, जो न्यू पाइपलाइन डालेंगे उसी के थ्रू ही, जिसको हम ब्लू पाइपलाइन कहते हैं, उसी के थ्रू ही सप्लाई होगी। तो सब प्रॉब्लम सॉल्व होने के बिल्कुल क्लियर कैलकुलेशंस थी। लेकिन ये काम जैसे एग्जीक्यूशन में आया, उसके बाद वो बढ़ के उसको अबाउट मेरे ख्याल से 300 करोड़ तक खींचा गया। लेकिन उसमें अभी भी मीटरिंग सिस्टम नहीं हुआ। जोनिंग सिस्टम जो बनाए गए थे वो जोनिंग सिस्टम नहीं किए, जो जूनी लाइन्स थी उसको डिस्कनेक्ट भी नहीं किया, उल्टा नई लाइन को जूनी लाइन के साथ मिला दिया गया। उसके बहुत अलग से रीजंस हैं, तो वो मिला दिया गया। तो मतलब लीकेजेस बंद नहीं हुई, क्योंकि वो तो जूनी लाइन से ही हो रही थी। तो 50% लीकेजेस अब 40 की 50% बढ़ हो गई लीकेजेस। अच्छा, वाटर ऑडिट भी नहीं हो सकती है क्योंकि मीटरिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया ही नहीं। अब कितना पानी आता है, कहाँ जाता है, किसको नहीं मालूम। कोई सेक्शन में मैप नहीं है वाटर सप्लाई के, वो सब ट्रायल एंड एरर करते हैं। आपके पास पानी नहीं आता है, वहाँ से खींच के उधर लाओ, यहाँ से नई लाइन डालो। अच्छा डालते क्या है, GI पाइप्स। फिर GI पाइप्स जिसको BMC ने बैन कर दिया है, जिसकी कम से कम लाइफ होती है 3 साल 4 साल, और वो भी यहाँ पोल्यूशन और एसिडिटी की वजह से उससे भी कम होती है। और वो भी नालों और साइड ड्रेन से डालते हैं, उसमें होल्स हो जाते हैं, कनेक्शन लूज हो जाते हैं, लीकेजेस बढ़ती है और गंदा पानी उसमें जाके और पोल्यूटेड वाटर सिस्टम में आ जाता है और सबको पोल्यूटेड वाटर मिलता है।
तो ये ऐसा हो गया। तो एक्चुअली इसकी वजह से वो प्रॉब्लम जो है, जो पर्पस से लाइन डाली गई, लाइंस तो डाली गई, टांकियाँ भी बनाई गई, लेकिन वो स्कीम इसलिए फेल हुई क्योंकि उसके पर्पस के लिए काम नहीं किया गया। 14 जोन्स नहीं हो सके क्योंकि सभी लाइन्स एक दूसरे से मिला दी, तो कोई भी टांकी से पानी छोड़ो तो कौन से जोन में चला जाएगा किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड लाइन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरा, लीकेजेस ये बढ़ गई। और तीसरा, मीटरिंग सिस्टम नहीं हुआ तो ऑडिट नहीं कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं आ सकती है। देखिए गोवर्धन जी, ये मेरी जानकारी जो है 300 से करोड़ से भी आगे चल के 325 करोड़ हो गई। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या यह ज़रूरी है कि 88 करोड़ का ठेका दे रहे हैं, क्या यह ज़रूरी है इतने पैसे खर्च करना और इतना लीकेजेस को रोकने के लिए, कि अगर लीकेजेस को रोकते हैं तो पानी बढ़ जाएगा। तो एक तरफ फिर एमएलए कह रहे हैं कि 50 एमएलडी हम पानी की ज़्यादा लेके आ रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से सेंक्शन। अगर 50 एमएलडी देंगे भी, आज की तारीख में मेरे ख्याल से 130-140 एमएलडी आ रहा है, जो उल्लासनगर की पॉपुलेशन है, अगर उसमें लीकेजेस कम हो जाती हैं तो वो पर्याप्त है। लेकिन अगर 50 एमएलडी और आते हैं तो उसका एमआईडीसी पेमेंट तो लेगी ही, पैसा तो फुकट में तो देंगे नहीं, तो और खर्चा बढ़ जाएगा। तो अगर लीकेजेस के ऊपर कंट्रोल करते हैं 88 करोड़ का जो इन्होंने ठेका बनाने जा रहे हैं, तो फिर क्या 50 एमएलडी की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। और ये लीकेजेस का जो 88 करोड़ का लगाने जा रहे हैं, ठेका देने जा रहे हैं, क्या यह सक्सेसफुली हो जाएगा? आपको क्या लग रहा है, आपके मन में क्या बातें आ रही है? क्योंकि आपने इस डिपार्टमेंट में काम किया है तो आप सच्चाई के तह तक जा सकते हैं। बात रही लीकेजेस की, तो उसके ठेके की कि उसको ठेका है। तो मुझे जितना मालूम है तो जो भी आईएएस कमिश्नर्स होते हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग में एक इम्पॉर्टेंट मेथड सिखाया जाता है जिसे बोलते हैं रूट कॉज एनालिसिस। कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके सिम्टम्स को एड्रेस मत करो। आप पत्ते काटोगे वापस निकल आएंगे, अगर झाड़ गिराना है तो उसकी तह तक जाओ। तो वो मेथड होता है रूट कॉज एनालिसिस, कि एनालिसिस करो प्रॉब्लम की और वो प्रॉब्लम के अंत तक जाओ और जो उसका रूट काज है उसको एड्रेस करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो लीकेजेस जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कैसे हुई, क्योंकि ये कैंप जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में बना था, तभी से यहाँ पे लाइंस बढ़ी हुई है। लाइन की उम्र होती है 20 साल, आज 80 साल से ज़्यादा हो गए उसको। बीच में दूसरी लाइंस पड़ी, सबकी वैल्यू ख़त्म हो गई, तो वो सब ऑब्सोलेट लाइंस हैं। तो लीकेजेस वहीं से हो रही है। वो जब भी तक आप डिस्कनेक्ट नहीं करोगे तो लीकेजेस ख़त्म नहीं होगी। रूट काज उसका वो है, और उसी रूट काज को एड्रेस करने के लिए JNNREM की स्कीम बनाई गई थी कि ये ऑब्सोलेट लाइन बंद करेंगे, सब न्यू लाइंस डालेंगे, हर जोन में एक टाकी होगी, जोन वाइज पानी देंगे, वो कंट्रोल्ड रहेगा, लीकेजेस बंद हो जाएगी। तो पहले अगर आप जोनिंग सिस्टम, अभी भी जो लाइंस तो पड़ी हुई है, टाकी बनी हुई है, अभी भी आप उस स्कीम को अगर जोनिंग बनाते हैं, जोन 14 जोन्स जो थे वैसे बनाते हैं, और जो ओल्ड लाइंस हैं, ऑब्सोलेट लाइंस हैं, उसको डिस्कनेक्ट करते हैं, सब कनेक्शन सिर्फ ब्लू लाइन से देते हैं, और मीटरिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सोर्स पे तो मीटर लगा हुआ है, हमको पानी कितना मिल रहा है, यहाँ की मीटरिंग से मालूम पड़ेगा कंजम्पशन कितनी हो रही है, तो लीकेजेस कितनी है, वेस्टेजेस कितना है, वो मालूम पड़ जाएगा, उसको कंट्रोल करना इजी हो जाएगा। तो ये ठेके की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 50 mld जो एमएलए कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा पानी की हाँ, मांग कर रहे हैं, तो ये अभी मैं जब भी आप बोले 50% लीकेजेस में जा रहा है, तो ये अगर 10 to 15% लेवल पे आ जाएगा मीटरिंग सिस्टम और जोनिंग सिस्टम करने के बाद, तो आपको रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक ख़त्म हो गई, आपको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, एक तरीका और भी है जो मैं जब भी म्यूनसिपल में था बहुत उस पर मैंने प्रेशर दिया, सबको समझाया, सबको बताया, लेकिन किसी का इंटरेस्ट कम था या समझ में नहीं आया, मुझे मालूम नहीं, उन्होंने नहीं किया या बहुत कम किया, जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी जोर देती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, म्यूनसिपल की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं उल्लासनगर में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खुद है, उसकी बिल्डिंग है, बाकी हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके आजकल सिंपल बस क्या है कि पानी जो बारिश का आता है
उसको आप फिल्टर करके ज़मीन में वापस बोरवेल या वेल या डायरेक्ट रिचार्ज बोर करके अंदर डाल दो, तो ग्राउंड लेवल की क्वालिटी भी पानी की अच्छी हो जाएगी। और पीने का पानी तो हमको सिर्फ 10 लीटर ही लगता है 150 लीटर में से, बाकी तो हमको बाकी कामों के लिए लगता है। तो MIDC का जो पानी है सिर्फ पीने के लिए काम में लाया जा सकता है, बाकी पानी तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम सिर्फ पानी सरप्लस हमारा नहीं हो जाएगा, हमको ऐसा भी हो सकता है कि हमको ज़रूरत ही बहुत कम, जो अभी भी हम पानी ले रहे हैं उससे कम ज़रूरत पड़े MIDC से लेने की, अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो बिल्डिंग्स हैं, इतनी 7-7 माले की बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है, हर एक को अपने बोरवेल्स हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे क्वालिटी अच्छी बनेगी। म्यूनसिपल उनको टैक्स में कंसेशन दे सकती है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो अपनी बिल्डिंग में, आपको टैक्स इतना % कम पड़ेगा, और खुद की बिल्डिंग्स को कर सकती है। ऐसे उसको प्रोमोट करे जैसे BMC करती है। करेक्ट। BMC से सीखे, उनके पास एक यूनिट है अलग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, पार्क्स हैं उसमें करें, तो हमारी रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो साथियों, आपने देखा आज हमको गोवर्धन गोलानी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि किस प्रकार से ये जो समस्या है इसको दूर किया जा सकता है, ये समस्या का मूल कारण क्या है वो भी उन्होंने बताया, इससे कैसे निजात पाया जा सकता है वो भी उन्होंने बताया, किस प्रकार से इस शहर का 88 करोड़ का जो ठेका वो लोग सोच रहे हैं उसके पैसे बचाए जा सकते हैं अगर वो लीकेजेस कम हो जाते हैं, उसकी मीटरिंग सिस्टम होती है और जो ओल्ड लाइन्स है उसको ख़त्म कर देते हैं, केवल ब्लू लाइन से पानी मिलता है तो लीकेजेस भी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे कई उन्होंने पॉइंट्स हमें बताई। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो शहर के अधिकारी हैं, नेतागण हैं, इस हमारे न्यूज़ को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे और इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे और करेंगे भी। अगर आप सच में शहर का हित चाहते हो तो जैसे इन्होंने बताया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये तो बहुत सिंपल मेथड है, इससे हमारे ज़मीन का पानी की क्वालिटी बढ़ेगी, पानी ज़्यादा आ जाएगा ज़मीन में, हम बोरवेल के थ्रू पानी ले सकते हैं, एक अल्टरनेट मोड हो जाएगा। जैसे उन्होंने बताया कि हम पानी पीते कितना है, 10% जो हमको आता है उतना खाली पीने में लेते हैं, बाकी तो सब नहाने में, कपड़े धोने में, बाकी का काम करने में लगा देते हैं, तो वो हम बोरवेल का पानी यूज़ कर सकते हैं। तो बोरवेल का पानी कैसे बढ़े उसका उन्होंने सोल्यूशन बताया। तो अब ये महानगर पालिका के ऊपर है, इस शहर के नेताओं के ऊपर है। मैंने जैसे पहले भी बताया था, अगर हमारे शहर में ऐसे नेता होंगे जिनको विजन होगी तो निस्संदेह इस समस्या का हल हो सकता है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, अगर आपको उसके ऊपर कुछ कमेंट करने हैं तो आप YouTube में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।